स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC PGT सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। इस क्लास के अंदर में हम केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके यूपी GIC एग्जाम के अंदर में देखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट ससेप्टेबल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो सबसे लेस रिएक्टिव रहने वाला है, किसकी तरफ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरफ। एक बार क्या करते हैं, हम इन सबके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन पता करनी होगी। ठीक है, सबसे पहला जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है वो क्या गिवन है? SF4। सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या गिवन है? SF4। तो क्या करेंगे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? सल्फर के पास में आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और मोनोवेलेंट एटम आपको क्या गिवन है? एक बार मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला ही लिखकर बता देती हूँ। चलो, एक बार मैं हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखकर बता देती हूँ। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करने होंगे। किसके? सेंट्रल मेटल एटम के। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के क्या करने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पुट करने होंगे। ठीक है, साथ में क्या करना होगा? मोनोवेलेंट एटम्स को ऐड करना होगा। साथ में क्या करना होगा? मोनोवेलेंट एटम्स को ऐड करना होगा। ठीक है, माइनस कटायनिक चार्ज प्लस अनायनिक चार्ज। यही फॉर्मूला हम देखते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारे पास में? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। और इस पूरे को क्या कर देना? 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। एक एक करके सभी मॉलिक्यूल्स की क्या निकाल लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 4 हैं। 6 4 10, इसको 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। मतलब sp3d कितनी आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे? सल्फर SF6 का निकाल लेंगे। SF6 मतलब यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 क्या है इसके पास में? मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब sp3d2 किसके बराबर आ जाएगा? sp3d2 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या गिवन है आपको? सिलिकन गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है? सिलिकन गिवन है। यहाँ पर आपका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। किसके बराबर? sp3 के बराबर। और xgf2 के लिए भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएंगे आपके पास में 8 और 2 10, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब sp3d के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्या करते हैं? इन सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार इन सभी के क्या कर लेते हैं? स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, SF4 जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। ये रहा आपका सल्फर। इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और 4 ये मोनोवेलेंट एटम से क्या है? बॉन्डेड है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा एक सेकेंड, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आपके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा SF4 का। ठीक है, उसके बाद आपके पास में क्या प्रेजेंट है? SF6 प्रेजेंट है। एक बार मैं इस फॉर्मूले को इरेज कर देती हूँ। इस फॉर्मूले को यहाँ पे एक बार क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बन जाएगा आपका SF6 का स्ट्रक्चर। ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। देखो, सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है? फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया है। 1 2 3 4 5 6। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। किसका? SF6 का। इसके बाद बात करते हैं SiF4 की। SiF4 आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये रहा आपका सिलिकन।
और 4 फ्लोरीन एटम्स देखिए क्या है, बॉन्डेड है। 4 फ्लोरीन एटम्स कुछ इस तरह से बॉन्डेड दिखाई देंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और XeF2 में यहाँ पे बना देती हूँ, ये रहा आपका XeF2। ठीक है, ये रहा आपका जेनन। जेनन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 ने क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। तो एक तो देखो लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है और एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 और 6, नहीं एक और लोन पेयर प्रेजेंट होगा। एक और लोन पेयर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। मैं वापस से बना देती हूँ। 1 2 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए। और साथ में क्या प्रेजेंट है, साथ में आपके पास में फ्लोरीन भी प्रेजेंट है। साथ में क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट है। ये रहा आपका XeF2, ये रहा आपका XeF2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर में आपसे क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरफ सबसे लेस ससेप्टेबल कौन सा होगा। हम देख कर आए थे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस से भी क्या करता है, रूल आउट होता है। एक तो रीजन ये हो सकता है कि किसी के ऊपर में इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मेजर क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वो तो नहीं बता सकते। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, केवल स्टेरिक नंबर चेक कर सकते हैं या स्टेरिक हिंड्रेंस बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर से आपको सबसे ज्यादा हिंडर्ड कौन देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा हिंडर्ड जो मॉलिक्यूल है वो हमारा SF6 दिया गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट हिंडर्ड मॉलिक्यूल हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोस्ट डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं कह सकती हूँ यही मॉलिक्यूल क्या रहा होगा, लीस्ट ससेप्टेबल रहा होगा। यही मॉलिक्यूल क्या रहेगा, लीस्ट ससेप्टेबल रहेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When iodine is dissolved in aqueous potassium iodide, जब आयोडीन को आपने क्या किया है, डिसॉल्व किया है किसके अंदर, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर। ये रहा आपका आयोडीन, इसको कहाँ डिसॉल्व किया गया है, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, जब आप इसको डिसॉल्व कर दोगे ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका Ki3 में चेंज हो जाएगा। आपको क्या बताना है, आपको शेप बताना है जो स्पीशीज आपकी फॉर्म हुई है। कौन सी स्पीशीज फॉर्म हुई है, Ki3 फॉर्म हुई है। क्या इस Ki3 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, क्या इस Ki3 को इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस I3 माइनस का आपने क्या बताना है, स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना है। इस I3 माइनस के आपको स्ट्रक्चर को बताना है। उसके पहले क्या बताएंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। यहीं पे निकाल देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन, देखो यहीं पे निकाल देते हैं। कितने वैलेंस है शेल इलेक्ट्रॉन्स, 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि क्या है ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। 7 मोनोवेलेंट एटम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, 2 हो गए। कटायनिक चार्ज प्रेजेंट है नहीं, अनायनिक चार्ज को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। 7 और 3 10 डिवाइडेड बाय 2, तो किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp3d हो जाएगा। अब इसका क्या बता दीजिए, शेप बता दीजिए। देखिए बीच में तो क्या प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है आयोडीन ही प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर में माइनस चार्ज भी प्रेजेंट है। मतलब इनिशियली इसके पास में देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट थे ही। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब टोटल इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब टोटल इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से अरेंज रहे होंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने तो क्या किया होगा, बॉन्ड बनाया होगा। पहले मैं बॉन्ड बना देती हूँ। ठीक है, एक आयोडीन यहाँ अटैच और एक आयोडीन यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। ठीक है, हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसका शेप हो जाएगा हमारा लीनियर। कैसा शेप देखने को मिलेगा, लीनियर शेप देखने को मिलेगा। कैसा शेप देखने को मिलेगा, लीनियर शेप देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द स्पीशीज विच इज डायामैग्नेटिक इन ग्राउंड स्टेट। इसमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो डायामैग्नेटिक रहने वाली है। देखिए डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, जब सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, पेयर्ड हों। इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, और डायामैग्नेटिक
स्पीशीज़ की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कभी भी कलर इम्पार्ट नहीं करते, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था, हमने पैरामैग्नेटिक पढ़ा था, वहाँ पे क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं या कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करते। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, एक O2 गिवन है, एक NO गिवन है, एक O2 प्लस गिवन है और एक NO प्लस गिवन है। सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। देखो एक ऑक्सीजन के पास कितने, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितने, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन और नहीं, यहाँ पे हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास में 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन, इसने एक को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ भी 15 और यहाँ पर हमारे पास में हो जाएंगे, नाइट्रोजन के पास में 7, इसके पास में 8, 15 और इसने एक को लूज कर दिया तो 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्पीशीज क्या रहने वाली है, डायामैग्नेटिक रहने वाली है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करेंगे। किसके हिसाब से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 रूल्स देखे थे, एक तो देखा था अप टू 14 और एक देखा था अबव 14, ठीक है। सबसे पहले हमें O2 स्पीशीज गिवन है, यहाँ पे हमें अबव 14 रूल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2pz, पाई 2px, पाई 2py, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 और साथ में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को और फिल करना है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है। यहाँ पर भी एक और एक, ये तो कैसा हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। अब बात करते हैं NO की, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या रहने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहने वाले हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो रहने ही वाले हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, हमारे पास में पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं O2 प्लस की। O2 प्लस ने क्या किया होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर तो अभी भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो O2 प्लस के पास में भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। O2 प्लस के पास भी क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। लास्टली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, NO प्लस प्रेजेंट है। लास्टली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, NO प्लस प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं और इसके लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल कर लेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये हो जाएगा आपका 2pz, ठीक है। देखो इस, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब ये कैसा रहने वाला है, ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाला है। ये सब कैसे रहने वाले हैं, ये सब पैरामैग्नेटिक रहने वाले हैं। इन सब का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहने वाला है, जहाँ पर NO प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा, डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। NO प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा, डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल के पास सबसे छोटा बॉन्ड एंगल रहने वाला है। एक बार क्या करते हैं, इन सबके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या मॉलिक्यूल हमारे पास में गिवन है, एक तो देखो H2SE गिवन है और हमारे पास में H2TE गिवन है, H2S गिवन है और H2O गिवन है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में, इसके पास में हो जाएंगे हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर भी लोन पेयर और यहाँ पर भी लोन पेयर। सिमिलरली ये रहा आपका टेलुरियम,
एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, और ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर्स तो वैसे सबके ही सेम हो जाएंगे। सल्फर के अंदर में भी एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, ऊपर 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। और ये रहा आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक बॉन्ड पेयर, एक सेकेंड, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास में, लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो स्ट्रक्चर्स तो सबके ही क्या है, सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स को देखकर तो हम नहीं बता पाएंगे कि किसके अंदर में हमारे पास में कितना बॉन्ड एंगल रहने वाला है, क्योंकि सबका ही स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो सबका ही बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्लाइट डिफरेंस किसकी वजह से होगा, स्लाइट डिफरेंस इस सेंट्रल मेटल एटम की वजह से देखा जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, टेलुरियम और सेलेनियम, ठीक है। अब अगर आप इन सब पर ध्यान से देखोगे, इन सभी एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये एक ही ग्रुप के क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये एक ही ग्रुप के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और टॉप टू बॉटम जाने पर हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स के अंदर में रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स के अंदर में रिपल्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको बॉन्ड एंगल कहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आपको H2O का देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आपको किसका देखने को मिलेगा, H2O का देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय H2S का, फिर सेलेनियम और फिर टेलुरियम। ये सीक्वेंस में गिवन नहीं है तो एक बार मैं इसको इरेज करके नीचे दोबारा से ही लिख देती हूँ। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल देखो किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा H2O का, आपको कुछ ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें लीस्ट बॉन्ड एंगल ढूंढना था। तो लीस्ट बॉन्ड एंगल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, H2Te, टेलुरियम के अंदर देखने को मिलेगा। उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, मिनिमम होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम के अंदर में क्या होगी इलेक्ट्रॉन, मैं एक बार यहाँ पे इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर देती हूँ। सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। और ऐसा कह सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान रख सकते हैं, इसे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। देखिए स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स के अंदर में किस किस की मिक्सिंग देखी गई है, DsP2 की देखी गई है, ठीक है। ये रहा DsP2, ठीक है। अब देखो S और P जो है वो कैसे होते हैं, S और P हमारे पास में एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर मैं D ऑर्बिट की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में 5 डिफरेंट शेप्स क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से 2 तो क्या होते हैं हमारे पास में एक्सियल होते हैं और बाकी 3 क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। D की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में कितने टाइप के डी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास में देखिए 5 टाइप के डी प्रेजेंट होते हैं। 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों की अगर मैं पहले 3 की बात करूं तो ये हमारे पास में कैसे होते हैं, ये हमारे पास में नॉन एक्सियल होते हैं। ये हमारे पास में कैसे, ऊपर लिख दूं क्या, ये हमारे पास में कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, ठीक है। नॉन एक्सियल के होते हैं वो मैं एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। कुछ इस तरह की शेप इनकी प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह की शेप इनकी प्रेजेंट होती है। मैं किसी एक का ही बना के दिखाऊंगी, सबका नहीं बना के दिखाऊंगी, है ना, ठीक है।
मैं किसी एक का ही बना के दिखा दूंगी, सबका नहीं बनाऊंगी। ये हो गया मान लो x और ये हो गया आपका y, ठीक है। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की। ये आपके पास में कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये आपके एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके पास में, एक्सियल हो जाएंगे। और इसकी तो शेप बिल्कुल ही क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके अंदर में तो क्या प्रेजेंट होता है, एक डिस्क प्रेजेंट होता है। इसके अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसकी तो बात करनी नहीं है। और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये भी थोड़े से क्या होते हैं, इसके अंदर में एक डिस्क भी प्रेजेंट होता है। डिस्क मैं किसी और कलर से दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरह से एक डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे इलिप्टिकल होता है, ये मैंने स्क्वायर बना दिया, सॉरी ये मैंने सर्कुलर बना दिया, इलिप्टिकल होता है। कुछ इस तरह की डिस्क आपको दिखाई देती है, ठीक है। ये बेहतर है, ये बेहतर है, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है डीजेड का। अब देखिए एस और पी के साथ में ओवरलैपिंग कौन बेहतर करेगा। हम जानते हैं कि एस और पी कैसे होते हैं, हमारे पास में एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। अब उसके साथ में अगर मुझे बॉन्ड बनाना है तो उसके साथ में मुझे एक्सियल डी ऑर्बिटल की क्या करनी होगा, यूज़ करना होगा, ताकि वो बेहतर क्या कर पाए, ओवरलैप कर पाए। तो बेहतर ओवरलैप कौन कर पाएगा, बेहतर ओवरलैप डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर ही कर पाएगा, क्योंकि वो भी कैसा है, वो भी हमारे पास में एक्सियल बॉन्ड है, वो भी हमारे पास में क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। तो ये जो DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर में कौन सा डी इन्वॉल्व है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये भी कैसा है, एक्सियल नेचर का है, जस्ट लाइक एस एंड पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहने वाला है। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हमारे पास में कौन से होते हैं, जिसके पास में सेम नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिसके पास में सेम नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। एक एक करके सबको कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए पहले ऑप्शन के अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, पहले ऑप्शन के अंदर एक तो NO2 दिया है और आपके पास CO2 दिया गया है। पहले ऑप्शन के अंदर एक तो क्या है, NO2 है और दूसरा क्या है, CO2 है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के मैं एक एक करके निकाल देती हूँ यहाँ पे। नाइट्रोजन के पास में होते हैं हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम CO2 के लिए भी फाइंड कर देंगे। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के लिए 16 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारे पास में देखो कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास में यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं है। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, CO2 और NCS माइनस गिवन है, CO2 एंड NCS माइनस गिवन है, ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के पास में 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 के पास में कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 8 और 8 सॉरी ये हो जाएगा आपके पास में 22 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने हो जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वैसे हमने यहाँ पे भी फाइंड किया था, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, NCS माइनस के लिए निकाल लेंगे। नाइट्रोजन के पास अभी हम देख कर आए थे कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन के पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब टोटल जब आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, O3 एंड NCS माइनस प्रेजेंट है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के पास में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन के पास में कितने, 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली NCS के अंदर एक नाइट्रोजन के पास में, NCS अभी हमने निकाला था, वैसे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितने होंगे, 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। अब हमारे पास में एक लास्ट होप बच जाती है NO2 माइनस और O3 की, ठीक है। NO2 माइनस आई थिंक हमने पहले भी फाइंड किया था क्या, नहीं, NO2 माइनस हमने फाइंड नहीं किया था, हमने NO2 फाइंड किया था, ठीक है। NO2 माइनस के अंदर में यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहीं पे निकाल दूं क्या, यहीं पे निकाल देती हूँ।
देखो NO2 माइनस के अंदर में मैं क्या करूंगी, NO2 के अंदर में 23 इलेक्ट्रॉन और इसने एक और इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे कितने 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है, O3 प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है, O3 प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितने 8 3 ज़ा 24, 24 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यही हमारे पास में क्या हो जाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगी। यही हमारे पास क्या हो जाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगी। O3 8 और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी हमारे पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगी। सेम नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बोरोन एटम इन डाई बोरेन एग्जिबिट्स फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। B2H6 जो है ना, B2H6 जो है वो एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग क्या करता है, फॉर्म करता है। देखिए ये रहा आपका बोरोन। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका ना थोड़ा सा यूनिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये एक बोरोन, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। अब ये भी क्या होगा, ये इस तरह से ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं इन्हें कहा जाता है ब्रिजिंग हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रिज की तरह प्रेजेंट है किसके अंदर में, 2 बोरोन स्पीशीज के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये रहा आपका हाइड्रोजन, सॉरी ये आपका हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड भी आपका हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा देखिए एक जो बोरोन है उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, उसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। उसने क्या बनाए हैं, 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। एक बोरोन का स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। और आई थिंक आपसे क्या पूछा गया था, इस B2H6 मॉलिक्यूल के अंदर क्या पूछा गया था, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई थी। क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। यहाँ पे दरअसल देखिए क्या होता है, यहाँ पे इस तरह की आपको बॉन्डिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे इस तरह की आपको बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ये क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। इस टाइप की बॉन्डिंग को कहा जाता है 3 सेंटर। देखो एक सेंटर इसका, एक सेंटर इसका और एक इस हाइड्रोजन का सेंटर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के लिए चाहो तो आप ऐसा स्फेरिकल कुछ बना सकते हो। ये रहा आपका हाइड्रोजन आटम। ठीक है, ये ठीक है। इस टाइप की बॉन्डिंग को कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसे क्या कहा जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। यहाँ पे 3 सेंटर्स क्या है, इन्वॉल्व है। एक इसका बोरोन का, एक इस बोरोन का और एक इस हाइड्रोजन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज, हमें क्या करना है, इस NH3 मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमिन करना है। अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के वैलेंट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3 मोनोवेलेंट एटम है, ना कोई कटायनिक चार्ज ना कोई अनायनिक चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा, 8/2 मतलब 4 के इक्वल हो जाएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये रहा नाइट्रोजन, इसने क्या करना है, देखिए 3 मोनोवेलेंट एटम के साथ कनेक्ट करना है, 1 2 3। ठीक है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस शेल के अंदर इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और बाकी 3 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर की तरह इन्वॉल्व होंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल प्ले
जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, इसमें से कौन से आयंस जो हैं वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अंदर में इन्वॉल्व होंगे। देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम कैसे निकालते हैं वो मैं बता देती हूँ। जनरली इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर में ना आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अंदर में इन्वॉल्व होता है, जहां पर भी आपको अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स की क्या मिलती है, फिलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जहां पर भी आपको अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखने को मिलेगी वो क्या दिखाते होंगे, वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाते होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को देख लेंगे, ठीक है। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी ध्यान में रखना, सभी क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, सारे ही क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। जो Mn+2 है, जो Mn+2 है वो कैसे प्रेजेंट रहा होगा, वो D5 की फॉर्म में प्रेजेंट रहा होगा। ये फर्दर कैसे बाइफर्केट होता है वो देखना, ठीक है। अब ये जो D5 है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के केस में क्या होता है, T2G और EG सेट के अंदर डिवाइड हो जाता है। किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, T2G और EG सेट के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, T2G 5 है ना, तो T2G3 और EG2, ठीक है। देखो T2G के अंदर में 3 ऑर्बिटल्स, EG के अंदर में 2 ऑर्बिटल्स, दोनों ही क्या है, हाफ फिल्ड है, दोनों ही कैसे हैं, हाफ फिल्ड हैं। तो ये तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, ये तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाने वाला, ठीक है। उसके बाद में क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है, तो 4s2 3d6। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे +2 प्रेजेंट है, तो केवल 3d6 प्रेजेंट होगा। इस 3d6 को देखो आप कैसे लिख सकते हो, इस 3d6 को आप कैसे लिखोगे, मुझे थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था क्या, ये हो जाएगा आपका T2G और ये हो जाएगा आपका EG, ठीक है। देखो अब ये डिवाइड कैसे होगा, T2G के अंदर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर आप T2G का स्ट्रक्चर देखोगे, मैं यहीं पे बना देती हूँ, ये रहा आपका T2G का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। वन, 2, 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्या ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, क्या ये अनसिमेट्रिकल नहीं है। इसी अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। आप चाहो तो निकेल और जिंक के लिए भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो निकेल और जिंक के लिए भी निकाल सकते हो। उसमें से आई थिंक निकेल हो जाएगा आपका फुल फिल्ड और जिंक तो देखो फुल फिल्ड होगा ही, ये तो 3d10 होगा और इसके अंदर में भी आपका जो T2G है वो फुल फिल्ड होगा और जो EG है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, इसमें से सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ आपको किसकी देखने को मिलेगी। देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के अंदर में ना एक रिलेशन होता है, ठीक है। इनफैक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर में भी क्या होता है, एक रिलेशन होता है। पहले उस रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी, इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो आगे से इन तीनों में से कभी भी कोई रिलेशन पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सभी स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें MOT की मदद चाहिए होगी, वहां से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को छांट लेंगे, ठीक है। एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिख लूँ क्या पहले, देखो नाइट्रोजन के पास कितने, नाइट्रोजन के पास में 7 और ऑक्सीजन के पास में 8, तो 7 + 8 15 और इसने एक को क्या किया है, लूज किया, तो कितने 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। NO के पास में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 7 और 8 15, कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। एक लेस इससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करते हैं, अब इन सब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करते हैं, ठीक है। NO+ अप टू 14 रूल को ही क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे,
इसमें तो अप टू 14 ही जाएगा, और इसमें अबव 14, इसमें भी अबव 14, और इसमें अप टू 14। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, सबके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। सिग्मा 1s2, इसको क्या हुआ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और ये क्या है, ये अप टू 14 वाला रूल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले पाई 2px, फिर पाई 2py, और बाद में क्या आ जाएगा 2pz। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। ठीक है, यहाँ पे क्या निकाल देंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्डिंग के अंदर में कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 और 2 4। इसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। NO प्लस का आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसी तरह से आप क्या करेंगे, NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब मैं बार बार चेंज नहीं कर रही, मैं इसी के अंदर क्या कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, इसी के अंदर क्या करती हूँ, चेंजेस कर देती हूँ। देखो NO के अंदर में 15 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, NO के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पहले चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में अबव 14 वाला रूल इस्तेमाल हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएंगे हमारे पास में। मैं इसी के आगे कैलकुलेट कर देती हूँ। अब मैं बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख रही हूँ, आप लोग चाहो तो लिख लेना, आप लोग चाहो तो लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। बॉन्डिंग के अंदर में कितने, बॉन्डिंग के अंदर में 8, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, एक सेकेंड। NO प्लस, ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप NO के लिए निकाल देंगे, नहीं ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, NO के लिए निकाल देंगे। देखो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में हो जाएगा 8 - 3, कितना हो जाएगा 8 - 3, या फिर डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर ही लिख दूं, या फिर डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर ही लिख दूं। देखो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.5, कितना आ जाएगा, 2.5 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आपको किसका निकालना है, NO माइनस का निकालना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा, तो ये इस बार हो जाएगा 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2 के इक्वल। और लास्टली आपने किसका निकालना है, लास्टली आपने NO2 प्लस का निकालना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ये 2 नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ये 2 नीचे प्रेजेंट होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये 2 नीचे प्रेजेंट होगा, फिर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो जाएंगे, फिर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, NO2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, और ये भी कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या बताना है, विच हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी रहने वाली है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, NO प्लस का है, तो इसी का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी पूछ सकता था। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आप बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। NO माइनस और NO2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सा पेयर आइसोस्ट्रक्चरल रहने वाला है। देखो आइसोस्ट्रक्चरल मतलब क्या, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। जैसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। सिमिलरली आइसोस्ट्रक्चरल मतलब क्या, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। एक एक करके सभी को बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना होगा।
ये रहा आपका सल्फर। सल्फर क्या है, सल्फर के पास में आपके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को और क्या कर लिया है, गेन कर लिया। यहाँ पे बनेगा नहीं, वहीं पे बना देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ठीक से बनेंगे नहीं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, SO4 2 माइनस प्रेजेंट है। सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद इसने क्या किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर लिया है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को देखो किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या करना है, 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू क्या रहता है, अटैच रहता है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 1, ये तो ज़्यादा ही, अरे हाँ ये ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। डिलीट ही नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो ये एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की। यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट है, आपके पास में बोरोन प्रेजेंट है और बोरोन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। तो अब बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। एक फ्लोरीन, फ्लोरीन तो क्या है, मोनोवैलेंट है ना, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं, टेट्राहेड्रल है। दोनों ही कैसे हैं, टेट्राहेड्रल है। क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, बिल्कुल दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ऐसी ही स्पीशीज को क्या कहा जाता है, आइसोस्ट्रक्चरल कहा जाता है। ऐसी ही स्पीशीज को हम क्या कह देते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल कह देते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मान लो अगर ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता तो हम इसी तरह से क्या करते हैं, हम बाकी के भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए भी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Which of the following hybridization is found in the formation of IF7? आपने क्या करना है, IF7 के अंदर आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं। केवल हाइब्रिडाइजेशन ही बतानी है तो स्टेरिक नंबर पता चल जाए तो हम क्या बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, IF7, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा, सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा हमारे पास में आयोडीन। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। मोनोवेलेंट एटम कितने, 7। साथ ही तो फ्लोरीन प्रेजेंट है। क्या कोई कैटायनिक चार्ज है, नहीं है। क्या कोई एनायनिक चार्ज है, वो भी नहीं है। तो कितना हो गया, स्टेरिक नंबर 7 के बराबर आ गया। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 7 के इक्वल आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, sp3d3, 3 और 3 6 और 1 7। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, sp3d3 आ जाएगी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन XE जेनन के ऊपर में आपको क्या बताना है, कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर में। अगर इसका स्ट्रक्चर क्या दिया है, XeO4 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8। क्या कोई मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है, हाँ जी, 4 फ्लोरीन प्रेजेंट है। क्या कोई कैटायनिक चार्ज है, नहीं। क्या कोई एनायनिक चार्ज है, वो भी नहीं है। तो 12/6 कितना हो गया, सॉरी 12/2 कितना हो गया, 6 के बराबर हो गया। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। स्टेरिक नंबर बताना था क्या, नहीं, लोन पेयर बताने थे। उसके लिए तो क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो किसके बराबर आ गई, sp3d2 के बराबर आ गई। अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जेनन क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जिसमें से 4 तो देखो किसके साथ में बॉन्डेड हैं, 4 तो हमारे पास में फ्लोरीन के साथ में बॉन्डेड है। एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड होगा और ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता होगा। कितने बच गए, 4 और 2 6, एक लोन पेयर बच गया। तो एक लोन पेयर यहाँ पे कुछ इस तरह प्रेजेंट रहा होगा, एक लोन पेयर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये रहा एक ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, ठीक है।
आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फ्लोरीन 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 और ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर प्लेनर भी दिखाई देगा, ठीक है। ये फिर से नहीं रिमूव हो रहा, चलो छोड़ो। कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? केवल एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, केवल एक ही लोन पेयर क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। इसके अंदर में आपको क्या क्या गिवन है, आपको नाइट्रेट्स गिवन है, आपको सल्फाइड गिवन है, आपको ऑक्साइड गिवन है और आपको सल्फेट गिवन है, ठीक है। देखिए जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं ना, जितने भी क्या होते हैं नाइट्रेट्स होते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं वाटर के अंदर में सॉल्युबल होते ही हैं। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which out of the following structure is expected to have 3 bond pairs and 1 lone pair। इसमें से कौन से ज्योमेट्री के अंदर या कौन से शेप के अंदर आपको 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। स्टेरिक नंबर 4 इसमें से किसके लिए होगा, स्टेरिक नंबर 4 आपको इसमें से किसके लिए देखने को मिलेगा। देखो टेट्राहेड्रल जो होता है ना, वहां पर भी स्टेरिक नंबर तो 4 ही होता है, लेकिन उसकी शेप कुछ अलग होती है। टेट्राहेड्रल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। मान लो कोई ए एटम प्रेजेंट है, ठीक है। हालांकि ये भी क्या होता है, इसके लिए भी आपको स्टेरिक नंबर तो 4 ही होता है, लेकिन इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, जैसे अमोनिया होता है। नहीं अमोनिया भी नहीं होता, अमोनिया, अमोनिया तो कैसा होता है, पिरामिडल होता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑक्टाहेड्रल के अंदर में स्टेरिक नंबर ही कितना होता है, स्टेरिक नंबर 6 होता है। ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर स्टेरिक नंबर 3 होता है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर स्टेरिक नंबर कितना देखा जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर स्टेरिक नंबर कितना देखा जाता है, 4 देखा जाता है, ठीक है। ये रहा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसको क्या कहा जाता है, पिरामिडल शेप कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पिरामिडल शेप कहते हैं, ठीक है। तो पिरामिडल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, विथ 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर। आई थिंक ट्राइगोनल पिरामिडल ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ट्राइगोनल पिरामिडल ही हो जाएगा। इसके लिए आपका स्टेरिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। हालांकि टेट्राहेड्रल के लिए भी 4 होता है, लेकिन वहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हो जाएगा NH3। NH3 का मॉलिक्यूल आपको कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, द बॉन्ड लेंथ इन द स्पीशीज। आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, किसके अंदर, O2 O2 प्लस और O2 माइनस के अंदर आपने क्या बताना है, इन सब के अंदर बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। जैसे ही हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा, अभी हम पीछे भी डिस्कस करके आए थे, जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इनवर्स रिलेशन रखता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्स रिलेशन रखता है किससे, बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। एक एक करके बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने 15, और यहाँ पे कितने 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। सबके अंदर ही क्या लग जाएगा, अबव 14 वाला रूल लग जाएगा। सबके अंदर ही क्या लग जाएगा, अबव 14 वाला रूल लग जाएगा। एक के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देती हूँ, केवल एक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं, बाकी का उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, ठीक है। O2 के लिए लिख देती हूँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये हो जाएगा आपका 2pz, y 2px, y 2p y। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 16 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा
पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है। तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, ठीक है, हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। इसका क्या निकाल देती हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बॉन्डिंग के लिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और ये हो जाएगा आपका 2 2 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2। कितना, यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो इसका बॉन्ड ऑर्डर। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको 15 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, मतलब 10 - 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2.5, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो यहाँ पे आपका बॉन्डिंग एक बढ़ जाएगा, नहीं यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग ही बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ही बढ़ जाएगा। 16 है ना, तो एक 17 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 - 7 1.5, कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसे बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में अरेंज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा O2+ का, ठीक है, फॉलोड बाय O2, और O2- का सबसे कम, O2- का सबसे कम। जो बॉन्ड लेंथ है उसका ऑर्डर रिवर्स, जो बॉन्ड लेंथ है उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ ऐसा ऑर्डर देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आई थिंक ऑप्शन डी ही करेक्ट है, ठीक है। इसने बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में ही पूछा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के हमें क्या बताने हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है। उसके लिए तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में प्रेजेंट होती हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ये एनर्जीज का ऑर्डर क्या देखा जाता है, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, कुछ कॉमेंट कर पाएंगे। एक बार मैं क्या करती हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। 1 ये हो जाएगा आपका सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो गया, ये बराबर से कर देती हूँ, थोड़ा सा ठीक लगेगा देखने में। देखो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, एक बार मैं इन सबको नेम भी दे देती हूँ, ठीक है। ये होता है आपका सिग्मा, ये होता है आपका पाई, फिर बीच में कहीं होता है नॉन बॉन्डिंग, फिर होते हैं इनके एंटी बॉन्डिंग, पहले पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इनके एनर्जी लेवल्स पूछे गए हैं, आपसे क्या पूछे गए, इनके एनर्जी लेवल्स पूछे गए हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये रहा सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट है, सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, ये रहा सिग्मा से पाई स्टार, ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट है, पाई से पाई स्टार, उसके बाद पाई से पाई स्टार प्रेजेंट है, और फिर प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार, कुछ ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके एनर्जी लेवल्स के हिसाब से इन्हें अरेंज करना है। आपने इनके एनर्जी लेवल्स के हिसाब से इन्हें क्या करना है, अरेंज करना है। देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप तो हमें दिखाई दे ही रहा है, किसके बीच में है, सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में देखा जा रहा है। उसके बाद एनर्जी गैप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पाई से सॉरी सिग्मा से पाई स्टार। उसके बाद आपको एनर्जी गैप कहाँ दिखाई दे रहा है, सिग्मा से पाई स्टार के बीच में दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद पाई से पाई स्टार, और लास्टली नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इनका ऑर्डर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इनका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन मैच कर लीजिए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को क्या कर लो, मैच कर लो। आई थिंक पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, आई थिंक पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया है, एकदम सही दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयंस द सेंट्रल एटम डज नॉट इन्वॉल्व अ डी ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से कौन से मॉलिक्यूल या आयन के अंदर में सेंट्रल मेटल एटम के अंदर में डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जाता। वो तो कैसे पता चलेगा, वो तो इंडिविजुअली सबको सॉल्व करने पर ही पता चलेगा, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। I3 तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। देखो I3 से शुरू करते हैं, I3 माइनस, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालूंगी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करूंगी,
हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवैलेंट एटम कितने, 2, क्या कोई कटायनिक चार्ज है, नहीं, अनायनिक चार्ज प्रेजेंट है, 7 और 3 10 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा sp3d, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो d क्या है, इन्वॉल्व है, यहाँ पर तो क्लियरली d ऑर्बिटल का क्या देखा गया है, इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, sf6, इसके लिए भी क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, इसके लिए भी क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। वैलेंस शेल के अंदर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवैलेंट एटम 6, कोई कटायनिक चार्ज नहीं है, कोई अनायनिक चार्ज नहीं है, तो किसके बराबर, 6 के बराबर, sp3d2, कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। यहाँ पर भी d क्या है, इन्वॉल्व है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉपर का कॉम्प्लेक्स है किसके साथ, अमोनिया के साथ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, 2+ प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, हमारे पास में न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो कॉपर के ऊपर भी कितना होगा, +2 ही होगा। इनिशियली कॉपर कितना होता है, 4s1 3d5, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, लूज किया होगा, तो किस में चेंज हो गया होगा, 4s0 3d4 में बदल गया होगा। 4s0 3d4 के अंदर चेंज हो गया होगा, ठीक है। इसने भी क्या किया होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया होगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक एम्प्टी डी प्रेजेंट है, यहाँ पर एक एम्प्टी डी प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है जब लिगेंड्स आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक इंटरनल dsp2 स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब ये क्या है, ये एम्प्टी प्रेजेंट है, ये क्या है, एम्प्टी प्रेजेंट है। तो लिगेंड्स की जब फिलिंग होगी तो सबसे पहले लिगेंड जो है वो इस डी ऑर्बिटल के अंदर ही फिल होगा, मतलब यहाँ पर भी डी क्या है, इन्वॉल्व है। एक लास्ट होप हमारी कौन बच गया है, MnO4-। इसके लिए जरा एक बार और चेक कर लेते हैं, MnO4-, बना तो ये भी टेट्राहेड्रल ही रहा होगा वैसे तो, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये आ जाएगा आपका 8 और ये +7, कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को लिखोगे, जब आप इसके लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, तो जो Mn है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। जो Mn है वो 4s0 3d0 के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसने क्या बनाना है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो sp3 का क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर में कोई डी इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर में कोई डी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देखिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन नहीं दिखाते हैं, जिसके पास में भी क्या प्रेजेंट होगा, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, वहां पर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर में हमें बस ये बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल के अंदर में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें क्या करना है, डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, हमें क्या करना है, डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, ठीक है। देखो अगर मैं NO की बात करूं तो NO तो मेरे पास में क्या है, एक हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड है, क्या है, एक हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर में कोई डिफरेंस रहा होगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ होगा। यहीं पे आपके पास में क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। CO2 का स्ट्रक्चर हम पहले भी देख कर आए थे, जिसके अंदर में डाइपोल मोमेंट नहीं हो, ठीक है। CO2 का स्ट्रक्चर हम पहले भी देख कर आए थे, ये कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। आप चाहो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी निकाल लेना, उससे भी समझ में आ जाएगा, सेम ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, sp टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जब आप डाइपोल मोमेंट्स देखोगे तो एक तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, एक यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो नेट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, नेट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी 0 डाइपोल मोमेंट की वजह से ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर में इनएक्टिव रहने वाला है, ये कोई रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दिखाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस हमें आज की क्लास में क्या करने थे, डिस्कस करने थे। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।